अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और अब उसके आफ्टर शॉक्स दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में क़यामत बर्पा कर रहे हैं। एशिया से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से यूरोप तक मार्केट्स में एक भगदड़ का समय है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी। दुनिया की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त तहस नहस है। इससे ग्लोबल रिसेशन के खदशात कई गुना बढ़ रहे हैं। हैव वी हिट द टॉप? जो हो सकता था वो सब हो गया है क्या? This is not the end of the pain. This is actually the beginning of this pain. It will be painful for all the economies, not only US economies. Global trading system है वो तो तहस नहस कर दिया है। Post World War II का जो economic and financial paradigm था उसके कुर्चे हो चुके हैं। ये तवक्कुआत से ज्यादा हुआ है या परहैप्स दे आर एक्चुअली ओके विद दिस? This is the biggest 2-day sell-off since the pandemic. बहुत बुरा हाल होगा compared to even pandemic. एनीथिंग जिसको मार्केट समझेगी कि ये दिस इज अ जेस्चर ऑफ रिलीफ, वो क्या हो सकता है? We don't think कि ये 23% जो टैरिफ रेट इफेक्टिव है वो कैन सस्टेन फॉर वीक्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 15% पे स्टेडी स्टेट में लेकर आएंगे, बट दे आर नॉट गोना गिव मैसिव रिलीज टू चाइना एंड यूरोप एज वेल। यूरोप और चाइना, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, फेसबुक पे रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट वुड बी नाइटमेयर सिनेरियो। ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि फेड्स जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करें। कैसे कट कर सकते हैं रेट्स? अगर ये टैरिफ सस्टेन कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट या 2 परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है यूएस में, और वो 4-4.5% पे वापस पहुंच सकती है। यूएस इकोनॉमी विल बी नोज डाइविंग, डीप रिसेशन विल बी कमिंग। मास प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। लाइकली तो यही है कि बहुत खराब हालात होने वाले हैं यूएस में। दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस, और वो हम पेन अब देखेंगे। पब्लिक को पेन लेना पड़ेगा। ये अगर प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, प्रेशर बढ़ता रहा, तो होपफुली दे विल बैक ऑफ। पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो के अंदर उसके सर्वाइवल की रेसिपी बताएं। आपके जो मेन कंपेटिटर्स हैं बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, अपैरल्स में, वो दे आर बीइंग टैरिफ्ड मच मोर सिग्निफिकेंटली। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इन नेगोशिएशन में अपने आप को रिलेटिवली बेटर रखें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और अब उसके आफ्टर शॉक्स दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में क़यामत बर्पा कर रहे हैं। एशिया से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से यूरोप तक मार्केट्स में एक भगदड़ का समय है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी। 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग होल्ड करना पड़ी और एक मौके पर इंडेक्स 7,498 7,498 पॉइंट्स तक कम हो गया। दूसरी जानिब यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में ट्रेडिंग का आगाज -5% से हुआ। हांगकांग, जापान, चाइना, ताइवान में स्टॉक मार्केट्स 8 से 12% तक नीचे आ चुकी हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त तहस नहस है। इससे ग्लोबल रिसेशन के खदशात कई गुना बढ़ रहे हैं। It is US economic heft that allows him to try to force the rest of the world to bend to his will. But Trump is using American power in such a capricious, destructive, dumb way that it will almost certainly result in a lose-lose for everyone. In the short run, everyone will suffer. But in the medium to long run, countries will start trading around the United States. China will clearly be the big winner in this new world economy because it will position itself as the new center of trade. Add to this Trump's hostility toward America's closest allies, and you will likely see Europe, Canada, and even some of America's Asian allies find a way to work with China. अमेरिकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी समेत न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और टेक्सास में सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और यूरोप में यूके, फ्रांस और जर्मनी के शहरों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। The guy is completely out of control. Elon Musk has got to go. Hands off Canada. Not thinking about people, he's thinking about his billionaire buddies. He's a horrible, small-minded person who is easily maneuvered, and the people who are maneuvering him are very, very, very dangerous. JP Morgan ने 60% तक यूएस इकोनॉमी में रिसेशन का इम्कान जाहिर किया है और एस्टिमेट लगाया है कि नए टैरिफ के बाद
अमेरिकी कंज्यूमर्स के एवरेज टैक्स में 25% तक एडिशनल बोझ पड़ सकता है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने कहा है कि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया रिसेशन बल्कि एक रेस टू द बॉटम में दाखिल हो जाएगी। I certainly think prices are going to increase in the United States. There's going to be rising voter anger. Probably a recession could be triggered. That will ripple around the world because production around the world will decrease as American consumption decreases. So I think it's going to drive everybody into a race towards the bottom. We will be looking at 5% or more unemployment in the United States. We'll be looking at probably a mild recession heading into a deeper recession if one has not already occurred. इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, जापान, ताइवान, इसराइल, इंडिया, वियतनाम, वाशिंगटन से डायलॉग के जरिए टैरिफ में रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एग्रेसिव स्टैंडिंग कायम रखी है। I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world. They're dying to make a deal, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Number one for present, but also for past, because they've taken a lot of our wealth away, and we're not going to allow it to happen. पाकिस्तान को 29% टैरिफ का सामना है, जिससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मुतासर हो सकता है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद वाशिंगटन से बात करेगा और इन क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को तलाश करेगा। You should never let a good crisis go to waste. So we are looking at it both as a challenge and as an opportunity. On the opportunity side, it's a relative value discussion in terms of what's happening with other locations and jurisdictions. On the challenge side, what we can do in terms of the negotiation with the US administration. We are going to finalize our recommendations to the Prime Minister. With the approval of the Prime Minister, we intend to send a high-level delegation to Washington. इस पूरी कैफियत पे बात करेंगे। दुनिया में एक हंगामे की सूरत हाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान अहमद, जो हमारे साथ हैं इस वक्त लंदन से। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और पोर्टफोलियो एसेट मैनेजमेंट की दुनिया की एक इंतहाई अहम शख्सियत है, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बात कर रहा हूँ फिडेलिटी इंटरनेशनल में ग्लोबल हेड ऑफ मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन डॉक्टर सलमान अहमद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एज़ वी स्पीक पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा हुआ है, एक जलजला सा आया हुआ है मार्केट्स के अंदर। आपके ख्याल में कि ये सिलसिला जो कि हम पिछले 3 दिन में देख रहे हैं, जिसमें कि आज पूरी शिद्दत आई है, हैव वी हिट द टॉप? अब यानी कि जो हो सकता था वो सब हो गया है क्या? शुक्रिया कामरान साहब, आपने कहा कि बिल्कुल ये अर्थक्वेक से कम कैफियत नहीं है, और हमारा व्यू रिसेशन पे पिछले 6 महीने से है, और वी थिंक कि अब तो रिस्क इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, इंक्रीज हो गए हैं, गिवन कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि इवन दो दीज टैरिफ्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव, द लार्जेस्ट इंक्रीज इन टैरिफ्स फ्रॉम द यूएस सिंस द 1930s, इसके साथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज हो गई है। सो वी डोंट थिंक दिस इज पीक फियर राइट नाउ। इस वक्त लिक्विडिटी का शॉक भी क्रिएट हो चुका हुआ है, जो कि ऐड कर रहा है अंडरलाइंग कॉन्फिडेंस इश्यूज को, एंड एट सम पॉइंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा रिलीफ देगी। दे आर ऑलरेडी सेइंग कि थोड़ा बहुत हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं, बट वी डोंट थिंक वी हैव सीन द पीक पेन येट। तो ये रिलीफ किसको कहेंगे हम? अगर क्योंकि कल ट्रंप बहुत डिफाइंड थे, और उनकी तमाम जो रिलेटेड एडवाइजर्स हैं, एड्स हैं, वो जो संडे न्यूज़ शोज़ के अंदर थे, वो सब उन्होंने कहा ये हमें पता है कि क्या हो रहा है, और होगा, इससे ज़्यादा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी विक्ट्री है, हम बहुत अमेरिका प्रॉस्परस हो जाएगा, ये ट्रंप वगैरह कह रहे हैं। तो वो एनीथिंग जिसको मार्केट समझेगी कि ये दिस इज़ अ जेस्चर ऑफ रिलीफ, वो क्या हो सकता है? सो कमल साहब, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि वो अभी काफ़ी एग्रेसिव हैं स्टिल इन टर्म्स ऑफ देयर रेट्रिक एंड इन टर्म्स ऑफ देयर मैसेजिंग। सो अब अगर हम टैक्स रेट्स को देखें तो 2.3% इफेक्टिव टैक्स रेट था, टैरिफ रेट था यूएस का ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द एंड ऑफ 2024। अब वो जो 2.3 है वो 23% पे अब चला गया है आफ्टर द अनाउंसमेंट्स लास्ट वीक। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको 15% पे स्टेडी स्टेट में लेकर आएंगे,
जिसमें वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे with countries which are willing to work with the US, but they are not going to give massive release to China, and they are not going to give massive relief to Europe as well. So long term जो global trading system है वो तो बिल्कुल complete change हो गया है, जो globalization को तहस नहस कर दिया है, और जो फंडामेंटल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको तो ऑब्वियसली उसका जो फाउंडेशन है वो तो डैमेज हो चुका हुआ है। मगर वी डोंट थिंक कि ये 23% जो टैरिफ रेट इफेक्टिव है वो कैन सस्टेन फॉर वीक्स। इसमें थोड़ी बहुत ही थोड़ा बहुत चेंज वो लेकर आएंगे, क्योंकि 15% का जो टैरिफ रेट है एट द स्टेडी स्टेट इज स्टिल अ वेरी सिग्निफिकेंटली हायर tariff rate which will change the world as we know it, but there is some scope for negotiation which may start in coming days. अच्छा, ये बताइएगा कि आपके क्या ख्याल है? ऑब्वियसली जो ट्रम्प टीम है वो तो कोई नर्वसनेस नहीं दिखा रही, दे आर नॉट वरीड। ट्रम्प कल भी गोल्फ खेल रहे थे, ही वाज वेरी ओके। तो मगर जो डैमेज हो रहा है, जो खुद यूएस मार्केट्स में डैमेज हो रहा है, ग्लोबल की चले अब उनको परवाह ना हो, लेकिन जो विद इन यूएस मार्केट्स हो रहा है, तकरीबन 3-4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ यूएस मार्केट से उड़ चुकी है, और जो जिस तरह का जोल्ट आया है, जिस तरह का ये अर्थक्वेक है फॉर जस्ट फॉर द यूएस, क्या आपके ख्याल में ये जो प्लानर्स थे, जो ट्रम्प थे, वो ये जो हुआ है ये उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा हुआ है, या परहैप्स दे आर एक्चुअली ओके विद दिस? अभी तो उनका मैसेज आपने जिस तरह मैसेज दिया है संडे ओवर द वीकेंड, तो वो तो यही है कि दे आर ओके विद इट। बट इस तरह की सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हमने देखा है पास्ट में, पॉलिसीज को चेंज कर सकती है। सो दिस इज द बिगेस्ट 2-day सेल ऑफ, इज द बिगेस्ट 2-day सेल ऑफ सिंस द पेंडेमिक, and then 2008 is the last one you have to go back to. हमने इस तरह का जो जोल्ट in a very different scale and a much smaller scale देखा था यूके में, आपको याद होगा लिज ट्रस के साथ, जब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की थी, तो विद इन 3-4 दिन का जो मार्केट का रिएक्शन हुआ था, उसके 5वें दिन हमने काफ़ी यू टर्न वी स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ यू टर्न्स। इसमें डिफरेंट ये है बात कि फेड जो है अभी इंडिकेट कर रहा है कि वो दे आर नॉट विलिंग टू कट, क्योंकि टैरिफ्स आर इन्फ्लेशनरी, सो दैट कैन वर्सन द सिचुएशन, बट एट सम पॉइंट वी डू थिंक दैट के पेन वुड बी सो मच कि थोड़ा बहुत आपको रिवर्सल देखना पड़ेगा, बट द फंडामेंटल changes are here and they're not going to go away as you are highlighting. तो ट्रम्प ने तो साफ कह दिया है कि उनका पहला टारगेट ये है कि अब फेड्स जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करें, जो उनकी पहले दिन से ख्वाहिश है। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है या कुछ फेड सुनते हैं, जो कि फेड चेयरमैन तो शायद इससे एग्री नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो होता है तो इनकी कुछ ईगो मसाज होगी अगर इंटरेस्ट रेट का कुछ कम हो जाए तो। सो अगर एज यू पॉइंटेड आउट, जो चे पावल हैं वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग तो अभी वेट एंड सी में हैं, क्योंकि टैरिफ पॉलिसीज इन्फ्लेशनरी। सो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये टैरिफ सस्टेन कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट या 2 परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है यूएस में, और वो 4-4.5% पे वापस पहुंच सकती है। सो इन दिस एनवायरनमेंट वो कैसे कट कर सकते हैं रेट्स? सो ये जो क्लैश है, I think this will be the next step in terms of this movie we are watching. अगर ये clash increase हो गया तो फिर तो ये काफी बहुत बुरा हाल होगा compared to even pandemic kind of situation. So we have to watch that very carefully. But अगर rate cuts start हो जाते हैं, but that will be bad rate cuts, क्योंकि US economy will be nose diving, a deep recession will be coming. So in that response जो वो rate cuts आएंगे तो वो एक और question होगी कि will there be enough or not. So ये काफी बड़ा Pandora's box खोल लिया है इन्होंने। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहरहाल एक्सपर्ट्स लाइक योरसेल्फ, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं? हम तो एक लेमैन के हिस्से से समझते हैं कि जब ये टैरिफ्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। यूएस के अंदर टैरिफ्स जब बढ़ जाएंगे तो ये तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये तो अमरीकी अवाम की चीखें हम सुनेंगे अगले चंद हफ्तों में ही, और वो तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी ना वहाँ तो, और महंगाई बढ़ेगी तो रेट कट होने का सवाल ही नहीं। और जब महंगाई बढ़ेगी तो वो किस तरह से ट्रम्प की अपनी अप्रूवल रेटिंग्स, और जो एक अगेन आप देख रहे हैं मास प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, वो सिनेरियो तो हमें ज़्यादा लाइकली लग रहा है
वो सिनेरियो के अमेरिकन पीपल हैविंग सम साई ऑफ रिलीफ, या उनको कुछ लगे कि अब प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आने वाली है, हालात बेहतर होने, एज अपोज टू दैट लाइकली तो यही है कि बहुत ख़राब हालात होने वाले यूएस में। देखिए जी, शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत बड़ी पेन है, और उसमें मगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद भी कहा है कि दिस इज अ मेडिसिन दे हैव टू टेक। सो आपको क्वेश्चन वुड बी कि कौन, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ये पब्लिक प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस विल बिल्ड क्वाइट रैपिडली। वो इन्फ्लेशन की वजह से, स्टॉक प्राइसेस की डिक्लाइन की वजह से, अमेरिकंस आर एज यू नो अमेरिकंस ओन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स इन देयर 401k प्लान्स, इन देयर पेंशन फंड्स, in the individual investment portfolios. So ये बहुत बड़ा wealth effect है, बहुत बड़ा inflation effect है in the pipeline, और वही हमारी hope है कि वो pressure वापस आएगा administration को, so that they can ease back. But they are basically very clear that they want production to come back to the US. Please remember that US consumer is 30% of world consumption, with the population around 3.5 to 4% of the world. Europe is 12 to 14%. China is 9% of world consumption. So there is only one game in town, which is the US consumer. So अब वो US consumption को कह रहे हैं कि जी हम production भी लेकर आए वापस, and this is a very very painful process, और वो हम pain अब देखेंगे. But the hope, as you pointed out, कि ये अगर protest बढ़ते रहे, pressure बढ़ता रहा, तो hopefully they will back off, क्योंकि ये self-induced पॉलिसी क्राइसिस है, ये बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं आई है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोविड। लेकिन इट्स अ लॉन्ग कॉल ना सर, कि ये कब प्रोडक्शन बढ़ेगी, कब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कब ये सारा शुरू होगा। अभी तो टैरिफ बढ़ने से जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिल्ड होंगे, महंगाई होगी, चीज़ें महंगी होंगी। अब आई अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है जो इमिग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस और जो सख्तियाँ हुई हैं, अब जो लो एज वर्कर्स थे वो वहाँ से निकल गए हैं, घर बनाना बहुत महंगा हो रहा है, घर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल और महंगा हो जाएगा। तो बिफोर वो चीज़ सामने आए जिससे प्रोडक्शन बढ़े, कुछ और चीज़ें, जॉब्स यूएस में मज़ीद क्रिएट हो, जबकि जॉब्स का प्रॉब्लम इतना संगीन नहीं है। जो अभी जॉब्स के नंबर आए तो वो काफ़ी बेहतर है। बिटवीन देन एंड नाउ एक पता नहीं कितना बड़ा पीरियड है, और जो कि बहुत ही सिवियर हो सकता है ट्रम्प की अपनी स्टैंडिंग के लिए। हाँ जी, इसमें इसलिए हम लोग अप्रूवल रेटिंग्स को बड़ी क्लोजली वॉच करेंगे और एज थिंग्स पैन आउट। बट उनका लॉन्ग टर्म प्लान तो ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग लेकर आए हैं। एज यू सेड, इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है, कौन प्लान करेगा किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट कहीं भी। अब यूएस को छोड़ो, कहीं भी आप अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको पता ही नहीं है कि टैरिफ रेट्स आपके क्या लगेंगे, और रिटेलिएशन भी हो रही है। चाइना हैज ऑलरेडी रिटेलिएटेड विद 34% टैरिफ। यूरोप इज गेयरिंग अप फॉर रिटेलिएशन। जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूरोप के, फ्रांस के, वो कह रहे हैं कि यूएस में इन्वेस्टमेंट्स पॉज कर दो। सो ये काफ़ी बड़ा अपहीवल है, और इसमें अमेरिकन पब्लिक को पेन लेना पड़ेगा। बट दिस इज व्हाट टू बी फेयर, Trump administration going into the elections and then won the election is on this mandate. They have been saying this for months and months. This is exactly what they're going to do, and this is exactly what they are doing. So now that political and economic reality has to be reconciled. और इसलिए my initial point कि ये this is not the end of the pain. This is actually the beginning of this pain. That's why JP Morgan and others are saying कि अब US तो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। उनका ख्याल ये है 60% चांस ये है कि US is heading to a recession। ये तो एक डूम्सडे सिनेरियो वाली बातें हो रही हैं। So JP Morgan तो अब कह रहा है हम तो 90% पे बैठे हुए थे पिछले 6 महीने से, and they are catching up and rightly so। मगर I would highlight कि जो रिसेशन US में ये पेंसिल इन अभी भी कर रहे हैं, वो काफ़ी माइल्ड सा रिसेशन कर रहे हैं। सो गोल्डमैन सैक्स फॉर एग्जांपल ने 40% प्रोबेबिलिटी डाली हुई है, हम 90% पे बैठे हुए हैं एट दिस स्टेज। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कैच अप टू डू। आई थिंक द डूम्सडे सिनेरियो यहाँ पर इन माय माइंड इज के अगर US सर्विसेज पे रिटेलिएशन हो, सो इसका मतलब है कि यूरोप और चाइना, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon, Facebook पे retaliate करना शुरू कर दे। I think that would be very very bad. I don't think we are there yet, but that's something we need to watch out for. और नंबर 2 जो सिनारियो है वो कि भी कि कैपिटल
फ्लोज पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाए। सो वो बेसिकली कहना शुरू कर दें कि भाई कि अगर आप यूरोप से कैपिटल अमेरिका नहीं जाएगा। चाइना वाले तो ऑलरेडी यही बात कर रहे हैं, और ऑन द अदर साइड अमेरिकन स्टार्ट टू से कि भाई कि हमने अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे, आप अमेरिकन कंपनी है, बाहर मत जाएं। दैट विल बी द रियली नाइटमेयर सिनेरियो, क्योंकि फिर ट्रेड वॉर जो है वो कैपिटल वॉर में आ जाएगी। जिस नाइटमेयर सिनेरियो की आपने बात की वो इम्पॉसिबल तो नहीं है, वो बिल्कुल आज की सूरत हाल में वो इम्पॉसिबल तो नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस था वेस्ट में यूरोप और अमेरिका का, वो तो तकरीबन ब्रेक हो गया है, ट्रस्ट टूट गया है, मैसिव कंप्लेंट्स हैं, पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गया है यूरोप के अंदर और दूसरी जगहों पर जो अमेरिकन एलाइज़ हैं। तो कोई बड़ी रिएक्शन हो, कोई बहुत ही सिवियर रिस्पॉन्सेज आएँ जिसमें से कुछ की आपने बात की, ये कोई आउट ऑफ क्वेश्चन वाली बात तो नहीं है। नहीं जी, ये बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी बातें नहीं है, क्योंकि वी आर एंगेजिंग विद पॉलिसी मेकर्स एंड वी आर एंगेजिंग विद आवर डिफरेंट एक्सपर्ट्स। ये सारी आपकी रिटेलिएशन लिस्ट पे जो मैंने आपको नोट किया, ये बातें हैं, ये डिस्कस हुई हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज एन एस्केलेटरी लैडर। आई एम श्योर यूरोप एंड चाइना विल ट्राई टू टैक्टिकली मैनेज द सिचुएशन, बट स्ट्रक्चरल ट्रस्ट जो आपने कहा और कॉन्फिडेंस जो है between these economic and power blocks has been shattered. ये जो post World War II का जो economic and financial paradigm था उसके कुर्चे हो चुके हैं। सो अब उस रबल में से नया क्या सिस्टम बनता है, it remains to be seen. मगर it will be painful for asset markets, it will be painful for all the economies, not only US economies, but all the economies which are reliant on the US. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। At the end of the tunnel, I still see some glimmer of hope, क्योंकि बहरहाल सारे जो की प्लेयर्स हैं they are looking for some negotiated settlement. यूरोप ने 1 महीने के लिए अपना रिस्पांस भी होल्ड किया कि हम 1 महीने तक हम इसको देखते हैं क्या नेगोशिएशंस, बातचीत। खुद ट्रंप ने कहा है कि पूरी दुनिया क्यू लगा के खड़ी है, हमसे बात कर रही है। ये लग नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहरहाल एक सेंस तो है छोटे से छोटे मुल्क पाकिस्तान से लेके इंडिया से लेके यूरोप तक कि हमें बात करनी चाहिए। चाइना भी कुछ इस किस्म की कोई बात कर रहा है। वो बहरहाल देयर विल बी सम मेथड इन द मैडनेस एज वेल फ्रॉम द यूएस साइड। कुछ ना कुछ तो होगा कि वी कैन नॉट डिस्काउंट कि अब ये निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ भी कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू, अदरवाइज तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाली कैफियत लग रही है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। हाँ जी, बिल्कुल, ये आई थिंक इज द करेक्ट वर्ड, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। ये सर्टनली एट दिस मोमेंट टाइम, बट दैट्स व्हाई वी आर होपफुल के China and Europe will show some kind of restraint and pragmatism and try to bring slow down this decoupling. And I think one thing we have to differentiate is कि इसका जो long term decoupling trend है ना, वो तो I think intact है, but इसको short term में slow down करने का I think की efforts की जाएंगी। और इसमें markets का बहुत बड़ा role है कामरान साहब। The more the markets sell off, the more the pressure you will get on Trump administration to get some kind of relief, at least even if short term, to be given to these countries and the investors at large. But the confidence shock or confidence जो shatter हुआ है उसको I think mend करना will not be that easy. जरा play devil's advocate, ये बताइए कि कितना हक है ट्रम्प को या अमेरिका को कहना कि भाई बहुत हो गई, या आप अपना टैरिफ और हमारा टैरिफ और हमारा ट्रेड डेफिसिट और आपका ट्रेड जो है ये बड़ा ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, और ये जो एक कोई इनमें हार्मनी नहीं है। अब जो हम टैरिफ दे रहे हैं और जो आप टैरिफ से यूएस में अपनी एक्सपोर्ट्स को दे रहे हैं, तो देयर इज़ अ केस, स्ट्रॉन्ग केस विद द यूएस, क्योंकि बहरहाल इससे पहले तो वो डैडी था, वो फादर था तमाम मुल्कों का, तो वो देता था, लेकिन शायद अब वो उसको सह नहीं सकते हैं। इसलिए इज़ देयर अ केस ऑल्सो, एक मॉरल केस है यूएस का कि टैरिफ बढ़नी चाहिए?
देखिए कामन साहब, अगर आप ट्रेड पे जाएंगे तो इम्बैलेंस तो है, मगर द थिंग इज कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की पिक्चर देखते हैं, और हम पाकिस्तान तो एज यू नो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स अब सारे एक्सपर्ट हो गए हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। अगर आप कैपिटल पिक्चर देखें तो यूएस इज अ मेजर रिसिपिएंट ऑफ कैपिटल। सारी इनोवेशन उनकी बड़ी कंपनीज कर रही थी। उनकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को चाइना पहले खरीदता था, अब तो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स उन्होंने कम कर दिया है। यूरोप खरीदता था, जापान खरीदता था। सो देयर वाज दिस फुल फ्लेज इंटरफ्लो एंड इंटरकनेक्टिविटी कि जिसमें आपका ट्रेड डेफिसिट वाज मोर देन फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल इनफ्लो coming into the US, especially with these very great companies, right? We know all know about. So उसको holistically की बजाय उन्होंने specifically ट्रेड पे गुड सेक्टर ट्रेड पे फोकस किया। और सेकेंडली उनका एक पॉइंट जो आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी विद इज कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से there have been a lot of losers in terms of jobs and other things within America, और उसमें वो जो gains थे वो redistribute नहीं हुए। But I think the question is that is this the best way to rebalance the situation? I think that is the question. But to your point, globalization के जो losers हैं वो those are the underlying pain point which has powered this political move which the Trump administration is now manifesting. Do you see any connect ये जो टैरिफ मूव की है उसके साथ साथ ही रशिया के साथ ट्रंप ने, अमेरिका ने बिल्कुल एक यू टर्न लिया है? जिस तरह की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, जिस तरह की पोजीशंस थी, अमेरिकन पोजीशन थी विज़ावी रशिया, विज़ावी ऑब्वियसली यूक्रेन वॉर एंड ऑल दैट, वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग चेंज है। जिस तरह से रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर दिया है अमेरिकन पॉलिसी में ट्रंप ने, और दूसरी जानिब ये जो टैरिफ वॉर है, कुछ इसमें कनेक्ट कहीं पर है ओवरऑल? ओवरऑल डेफिनेटली कनेक्ट है कामन साहब। सो अगर आप दोनों को कनेक्ट कर लें तो in the sense like this is a world I call what is called the return of the old titans, which is basically saying कि power, security, sovereignty and economic nationalism are back. ये पहले दुनिया देख चुकी हुई है 100 साल पहले, and we are going back to that world where the might is right, whether it's economic might or whether it's military might, or to international rule based order था, वो of course has is being changed. So this those are connected in the sense that US is no longer willing to provide security to the rest of the world, and B, they are no longer willing कि हमारी economic market or consumer market will be open to the rest of the world, and those two things together are where the world order is completely changed. There is no longer a single superpower, and the US administration itself says that we want a multipolar world. तो इसमें एक और चीज़ उसका भी कनेक्ट बताइए कि दूसरी जानिब जो चाइनीज़ ड्रैगन सामने आ रहा है, द माइट ऑफ चाइनीज़ जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, दो बड़े शॉकिंग डेवलपमेंट्स हुई पिछले दिनों में। एक तो वो डीप सीक वाली पूरी सिलसिला जो एआई की पूरा एक सिस्टम था, या एआई का पूरा निज़ाम जो है उस पर चाइनीज़ ने जो अपना एक जो पोजीशन अपनी मैनिफेस्ट की, जिससे दुनिया हिल गई। फिर दूसरी जानिब ईवीज़ पे हम देख रहे हैं कि ये पिछले दिनों ही हमने देखा BYD ने 5 मिनट का चार्जर निकाल दिया 400 किलोमीटर के लिए गाड़ी पे। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके चाइना में मुसलसल जो हैं वो दुनिया को शॉक कर रही हैं डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में। और फिर ऑब्वियसली अब हम वहाँ पे बहुत एक स्टिमुलस के बाद, चाइनीज़ स्टिमुलस के बाद बहुत चीज़ देख रहे हैं कि शायद अमेरिका एक ये जो एक फादरली स्टेट है वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसको चाइना के साथ मुकाबला करना है, उसे अपनी तमाम रिसोर्सेज को, अपनी तमाम कैपिटल को, अपनी तमाम जो भी क़ुव्वत है उसको एक जगह जमा करना है विज़ावी चाइना। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है? I think this is the new world order की जो contours हैं, I think you are describing that, which is basically
US wants to make sure that it is ahead of China. Not for the next 5 years, but in the next 10, 15, 20 years. Or they want to make sure that उनका technological जो edge है China पे वो it remains in place. But the question is that is this the best way to maintain and accelerate that advantage by damaging your own economy whilst doing that? There's no doubt China will be damaged more because China is a more open economy. They run current account surpluses with most of the world, including the US. And China has been, I would argue, at fault as well for not consuming enough. They should have been consuming like an economic superpower, whilst they have been producing with subsidies and state support, for example. That needs to change if China wants to be a serious economic superpower, and that's where I think the new contours of this new world order are likely to come into play, whereby China needs to start consuming, Europe needs to start consuming, so that they can hold their weight against a US administration and a US stance, which is basically wants to maintain their superpower status for the foreseeable future. वैसे आप जो भी ये ट्रम्प टैरिफ मूव है बेसिकली तो एक रिस्क है ना, सब रिस्क प्रोन है, गैम्बल है कि ये इट कैन गो रॉन्ग एज वेल ना, विक्ट्री श्योर तो नहीं है इसमें, और देन व्हाट कुड बी द कॉस्ट ऑफ इट इफ इट गोज रॉन्ग? So, Kamran sir, the cost of this in terms of if this goes wrong is the 1930s, which is basically race to the bottom. As you, I think, आपने बड़ा ज़बरदस्त word use किया. I would just add another letter to it. MAED, mutually assured economic destruction, which is basically a sustained recession for many years in a lot of these countries, which reverses globalization and the progress we have made over the last 80 years within a year or two. I think that will be very, very painful. But my hope is that nobody can sustain that kind of pain. So sense may start to prevail, at least to slow down this trade war, which is obviously widening by the minute. और वो if US sneezes, then the world will catch the flu. वो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत होगी ना फिर. नहीं, अब यूएस का निमोनिया हो जाए तो फिर तो it's a big problem. कोविड हो जाएगा पूरी दुनिया को. हाँ. For the rest of the world. And उसमें we have to be and that's where I think the long term आपने बहुत focused I think important बात की कि भाई कि अगर ये US अगर unreliable economic and security partner बन जाए, so how are different countries gonna make sure that their dependence on US pneumonia reduces? And I think that is gonna be the defining theme for the next 5 to 10 years. वो चेंज आना शुरू हो गई है ये यूरोप की मेजर पावर्स में, ओवरऑल अमेरिका की नेबर्स में, कि जाग गए हैं सब लोग कि ये क्या हो गया, ये तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है. तो ये भी एक नई दुनिया आगे बढ़ रही है ना, जन्म ले रही है. डिफेंस स्पेंडिंग्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उसके लिए बॉन्ड्स कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं. वो भी तो एक नई दुनिया इमर्ज करेगी बहरहाल इस पूरे माहौल से. ये तो अब पक्का है कि इट विल नॉट बी द सेम एज इट वाज अ वीक अगो. नहीं, बिल्कुल कान साहब, अगर आप एक दफ़ा आप शीशे के घर में पत्थर मार दें तो दोबारा वो शीशे का घर दोबारा वैसा नहीं लगता. एंड इसमें से डिफेंस हैज़ बीन इम्पोर्टेंट थीम फॉर मेनी मंथ्स नाउ, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, इन यूरोप एंड मोर वाइडली एज वेल. इसमें आपकी जो मिलिट्री पावर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको आई थिंक आई वुड ऐड पाकिस्तान टू दैट. दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट रोल टू प्ले नाउ देन दे did in a US hegemon era. उसमें आपकी regional and strategic security economic alliances or confrontations are going to be very important to navigate and map out. But the old world of everybody looking to the US may be the way to go in the next few months, but ये उसका reliability confidence factor नहीं है. You can't plan your economy by saying कि भाई कि हम US is now going to buy everything we are going to produce. एक structural
अंडरलाइंग आइडियोलॉजी है यूएस की कि भाई कि हमने अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अब इतनी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी नहीं रखनी। इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो के अंदर उसके सर्वाइवल की रेसिपी बताएं। So the good thing about Pakistan, Kamran Saab, is that हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की गेम इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली प्ले नहीं की for various reasons. So our direct exposure to the trade war is relatively speaking is quite low. So अगर आप चाइना से कंपेयर करें, आप यूरोप से कंपेयर करें, हमारे exports as a share of GDP are much lower. Obviously US ने relatively higher tariff डाला है पाकिस्तान में, but it's nowhere near the highest levels we have seen in some of the Southeast Asian countries, especially Vietnam, for example, or even China, where the rate is around 54%. So वो एक direct exposure तो आपका कम है, ऊपर से oil prices have come down, so that is also a mitigating factor, at least short term. But I think ये एक लेसन है ओवरऑल कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मैटर्स, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन व्हिच यू हैव नो कंट्रोल ओवर. सो द ओनली थिंग यू हैव कंट्रोल ओवर इज योर ओन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. एंड आई होप कि लास्ट 2-3 years and this event once again explains to Pakistan stakeholders and policy makers कि अपनी intrinsic economic stability का कोई substitute नहीं है. And Pakistan has the domestic market and has in the region very big markets which they can service, and they need to focus on that. मगर जो सबसे बड़ा कस्टमर है वहाँ तो प्रॉब्लम हो गई ना सर. वहाँ तो अभी फ़िलहाल तो 29% टैरिफ उन्होंने हम पे लगा दिया है. एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो हमारे लिए बड़ी थ्रेटनिंग है. On the textiles, certain sectors, yes. But अगर आप oil की prices की decline देखें तो every $5 I think is $1 billion savings in foreign exchange. So there is some mitigation there. And then आप अगर relatively देखें आपके जो main competitors हैं बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना apparels में, वो they are being tariffed much more significantly. So it's important कि हम in negotiation में अपने आप को relatively better rखें. But overall US recession and a global recession will hit everyone. And that's where your weaker fundamentals can get exposed. But I see the lower oil prices as a good offset. In some countries, so it's a much bigger disaster. और अब इसके साथ ही एट द सेम टाइम ये भी हम देख रहे हैं कि जैसे वियतनाम ने सबसे पहले ऑफ़र कर दिया ज़ीरो टैरिफ यूएस को, जो अभी रिपोर्टिंग है, और ख़ुद ट्रंप ने इसकी बात की है, दूसरी कंट्रीज़ भी बात कर रही हैं. तो इन सेवरल वीक्स वॉट एवर और इन अ फ्यू मंथ्स ये कहीं बीच में जाके चीज़ तो रुकेगी ही ना. ये मतलब ये तो नहीं होगा कि ये वन वे जिस तरह से इस वक्त चल रहा है ऐसे ही चलता रहे. नहीं कमल साहब, बिल्कुल एज ए मेंशन हमारा इस वक्त 23% टैरिफ रेट उन्होंने अनाउंस किया हुआ है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 15% पे स्टेबलाइज आएगा. इसमें चाइना पे कुछ टैरिफ्स जो हैं वो परमानेंट है, क्योंकि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट वो चाइना यूएस डीकपलिंग से रिलेटेड है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर. सम टैरिफ्स ऑन यूरोप विल स्टे फर्स्ट आई बिलीव. ये दीज आर द बिग इकोनॉमिक ब्लॉक्स. उसके बाद जो छोटे कंट्रीज़ हैं और उसमें फिर वो कस्टमाइज्ड डील मेकिंग होगी. और हमारी स्ट्रैटेजी एज पाकिस्तान शुड बी कि हमारा टैरिफ रेट बांग्लादेश और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं एक्सपोर्ट्स में उनसे कम हो. और नंबर 2, हम लोग कुछ मार्केट शेयर पिक कर सकें, क्योंकि चाइना को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. चाइना के पास जितनी स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान तो नहीं रिप्लेस कर सकता, या एनी अदर कंट्री तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर आप थोड़ा बहुत शेयर पिक कर सकते हैं, राइट. सो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि एब्सोल्यूट की बजाय रिलेटिव गेम में भी हम फोकस करें. लेकिन जब तक ये सेटल नहीं होता, कितना डैमेज कर देगा ये पूरी जो एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा अगेन कोविड स्टाइल का क्राइसिस डेवलप होना शुरू हो गया है, और डैमेजेस मार्केट्स को हो रहे हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है. तो एक हद होगी ना जितना सह सकेगा ये निज़ाम इस तकलीफ़ को.
So, Kamal साहब, as you know, पिछले 5 सालों में तो हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी है. उससे पहले 2008 भी आपको याद होगा, यूरोजोन क्राइसिस भी के मंथ्स भी बड़े बड़े अनसर्टन थे. इसमें सिस्टम के पास सेफ्टी वैल्व्स तो हैं, विच आर अल्टीमेटली द सेंट्रल बैंक्स. अगर बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच आ जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेंट्रल बैंक्स विल स्टार्ट printing money again, but इस दफा फर्क ये है कि pain will have to be much stronger, and it will have to go on for a while before central banks kick in because of the inflationary dimension to the problem. So there are some safety valves there. I think no central bank in the world will allow any banks to go under. I think that's again very important to watch. Bank prices have gone down in some cases 20-30%. So that's a liquidity kind of a crisis which is starting to shape. So we do think wo wala safety plug will kick in, but at some point the Trump administration has to roll back some of these tariffs. ऐसे इवेंट रिलेटेड जब सिचुएशन होती है, ऐसे डिज़ास्टर्स नज़र आते हैं जो अब हम देख रहे हैं, जो शायद अभी कुछ दिन और चले, लेकिन जब इसमें रिवर्स आने के इम्कानात नज़र होते हैं तो इतनी तेज़ी से फिर ये रीबिल्ड भी करते हैं ना. हमने हिस्टोरिकली देखा है कि हुआ है इतना बड़ा डैमेज, लेकिन द मोमेंट एक सॉलिड साइंस सिग्नल्स नज़र आएंगे कि नहीं अब ये देयर इज़ गोइंग टू बी सम नेगोशिएटेड डेवलपमेंट, तो फिर ये उतनी तेज़ी से रीबिल्ड भी हो गया, ये कि डैमेज ये बहुत ज़्यादा हो गया. So, कमल साहब, इसमें विप्लैश और मार्केट्स वी शेप रिकवरीज क्रिएट करनी शुरू कर देती हैं अगर कोई भी सेंस आ जाए, either from the central bank or from the Trump administration, they are trying to move away from their current stance. But volatility is going to be very extreme, and our own view is कि अगर बहुत बड़ा bounce back आएगा तो we are still cautious because इसमें fundamental weakness है इस system के अंदर, और इसमें policy जो है वो फंडामेंटली शिफ्ट हुई है. सो उसको प्राइस इन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर डिफरेंशिएशन आएगी. मल्टीनेशनल्स आर गोना बी अंडर प्रेशर. अगर आप डोमेस्टिकली ओरिएंटेड कंपनीज हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड राइट नाउ कंपेयर टू दोज हु हैव लॉन्ग सप्लाई चेन्स, जहां पर रिएक्शन और रिटेलिएशन आ सकती है. सो होपफुली थिंग्स विल ईज, बट आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहां पर एक और बड़ी बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है. Will there be a winner in the game? ये इस तरह का खेल है कि आखिर में हम बोलेंगे ये जीत गया भाई. So, कमल भाई, इसमें बेसिकली विनर्स आर दोज कंपनीज से स्टार्ट कर लेते हैं जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट्स को सर्विस कर रही हैं. नंबर 1. नंबर 2, डिफेंस आई थिंक इज गोना बी अ बिग विनर, स्ट्रक्चरल थीम. नंबर 3 आपके बेसिकली हैं ये जो आपकी चाइना AI और रिन्यूएबल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं. आई थिंक दे आर ऑन अ स्ट्रक्चरल विनिंग पाथ क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ रहे हैं. और नंबर 4 आपकी वो कंट्रीज जो कि अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लें टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पर चाइना और यूरोप की कंजम्पशन starts to be tapped in, will potentially be the long-term winners of this game. Thank you so much, sir. Thank you very much. Dr. Salman Ahmed हमारे साथ लंदन से मौजूद थे. Thank you.